अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको अपने इस चैनल की वसातत से आपसे बात करने का मौका मिला है। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। ये सब्जेक्ट बीएससी में पढ़ाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, आज ये चैप्टर 5 है हमारा। अगर आप क्योंकि गौरी की बुक फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप कोई और बुक फॉलो कर रहे हैं तो आपका चैप्टर नंबर कुछ भी हो सकता है, बट तो आपने फ्रिक्शन के नाम से आपका जो चैप्टर है, आज हम उसको स्टार्ट करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इस चैप्टर से जुड़ी हर एक बात आप तक पहुंचा दी जाए। डियर स्टूडेंट, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा फ्रिक्शन क्या होती है, लेकिन आज हम वो फिजिक्स की बातें नहीं करेंगे। आज हम मैथ में देखेंगे कि व्हाट इज फ्रिक्शन। आपको सुन के अजीब लग रहा होगा कि मैथ में कैसे फ्रिक्शन को हम डिफाइन करेंगे। देखें, आप आज हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। आज मैथमेटिक्स में फ्रिक्शन को पढ़ेंगे। आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन पे होगा। इसमें हम फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको कि व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड व्हाट आर द वेरी इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ फ्रिक्शन, एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और कुछ ऐसी कोन ऑफ फ्रिक्शन, और ये बातें, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा। और इंशाल्लाह उसके बाद हम इसके केसेस स्टडी करेंगे जिनको आप थ्योरम भी शायद बोलते हूँ। और उसके बाद आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है उसके जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपसे वन बाय वन जो है वो शेयर करते जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जी, तो इस लेक्चर के साथ एंड तक जुड़े रहेंगे तो आपको इसके नोट्स भी साथ बने बनाए जो है वो रेडीमेड सारा जो है वो प्रोसेस आपको यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर किए कि व्हाट इज फ्रिक्शन। स्टूडेंट देखें, लेट्स सपोज हमारे पास दो बॉडीज हैं। यहाँ थोड़ा ड्रा करने में मुश्किल होती है, तो आपके सामने कोशिश में करूंगा कि फिजिकल क्लास से भी ज्यादा आपको यहाँ पे समझाया जा सके। देखें डियर स्टूडेंट, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे दो बॉडीज हैं। एक बॉडी ये है जिसको मैंने यहाँ पे ए मार्क किया है, और एक बॉडी ये है जो यहाँ पे हम जिसको हमने क्या मार्क किया हुआ है, बी। देखिए, अगर ये दोनों बॉडीज जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट हैं, अगर ये बॉडीज स्मूथ होते तो यहां इन बॉडीज का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बिल्कुल 90 के एंगल पे होता। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? देखिए, जब दो बॉडीज इन कांटेक्ट हैं तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगी। तो ए बी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, बी ए पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एक को हम एक्शन मानेंगे और एक को हम रिएक्शन मानेंगे। लेट्स सपोज हमने क्या किया कि हमने ये जो है इसको एक्शन कंसीडर कर लिया। ये कौन सी फोर्स है? आर को हमने यहाँ पे देखिए एक रिएक्शनल फोर्स के तौर पे लिया हुआ है ना। तो ये वो फोर्स है जो बी ने लगाई, अब ए भी तो लगाएगा। अब ये फोर्स क्या होगी? ये माइनस आर होगी। क्यों? क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ये चीख चीख के कह रहा है कि जी मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगी बट डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। तो एक बात यहाँ पे आपको नोट कर लेनी है अपने रजिस्टर पे कि अगर दो स्मूथ बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उनका जो रिएक्शन, जो उनका नॉर्मल रिएक्शन होता है वो अलोंग नॉर्मल होता है। लेकिन अगर ऐसी दो बॉडीज हैं जो रफ हैं, तो वो अगर आपस में इन कांटेक्ट में आए तो उनका जो रिएक्शन है, एक्शन और रिएक्शन, वो दोनों किसी एंगल के अलोंग होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब देखें, आगे चलते हैं और देखते हैं। ये सारी थ्योरी मेंशन है, मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगा। मेरी कोशिश ये होगी कि आप तक जो बात है
वो पहुंचाई जा सके। देखिए स्टूडेंट, अब देखिए हम कोई एक फोर्स कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये आर कंसीडर कर ली। अब यहाँ पे देखें, हम इसके दो कंपोनेंट ड्रा करेंगे। भाई आपको पता है ना, आपने 9th में भी पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई फोर्स किसी एंगल के साथ हो, लेट्स सपोज जैसे ये है, अगर फोर्स किसी एंगल के साथ हो तो हम क्या करते हैं, हम उसका परपेंडिकुलर ड्रा करते थे। हम यहाँ पे उसको जनाब मिला के उसके दो कंपोनेंट बनते थे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो इसी तरह इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स, लेकिन मेथड थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। एक वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे जो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको, और एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेंगे जो यहाँ पे एफ है। अब क्या किया हमने, वर्टिकल कंपोनेंट को आर कह दिया, हॉरिजेंटल कंपोनेंट को एफ कह दिया। अब देखिए यहाँ पे, अब आपके पास इस जो फोर्स थी इसके दो कंपोनेंट बने, एक कंपोनेंट अलोंग नॉर्मल, दूसरा कंपोनेंट अलोंग हॉरिजेंटल। अब ये कंपोनेंट जो है ये देखें हॉरिजेंटल भी है और अलोंग टेंजेंट भी है। अब टेंजेंट लाइन क्या होती है कि लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास लेट्स सपोज कोई सर्कल है और इस सर्कल को एक लाइन जो यहाँ से टच करती हुई गुजरेगी, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट लाइन। तो अब ये फोर्स जो है, ये जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ये अलोंग टेंजेंट है, और यही कंपोनेंट इस रिएक्शनल फोर्स का वो कंपोनेंट जो अलोंग टेंजेंट होता है, उस कंपोनेंट को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैथ में भी फ्रिक्शन की समझ आ गई होगी। मैंने आपसे क्या बोला कि देखें, जब दो बॉडी स्मूथ हूं, इन कांटेक्ट में आएंगी, तो उनका जो एक्शन और रिएक्शन अलोंग नॉर्मल होंगे। लेकिन अगर वो दो बॉडीज रफ हैं, जैसा कि हमारे पास ये दो बॉडीज रफ हैं, तो इस केस में क्या होगा कि अगर ये दो बॉडीज इन कांटेक्ट में आएंगी तो फिर क्या होगा, इनके हमारे पास जो एक्शन और रिएक्शन है वो अलोंग सम एंगल होंगे। तो फिर हमने एक फोर्स को वहां से रिजॉल्व कर लिया, उसका वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। अब जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वही टेंजेंट भी है, कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग टेंजेंट लाइन एफ, उसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आपने इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन को समझ लिया। एग्जाम्पल है, आप रीड कर लीजिएगा, कोई इतनी मुश्किल एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पे आसानी के लिए ये मेंशन 4 एग्जाम्पल, आपने थोड़ा सा इनको बैठ के जो है वो रीड कर लेना है। तो हम अपनी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, और वो है लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, देखिए यहाँ पे नोट्स जो है आपको आपसे डिस्प्ले करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कुछ स्टूडेंट के लिए ये परेशानी का सबब बनता है कि जी हमने पढ़ तो लिया है बट नोट्स बनाना बहुत मुश्किल है। तो ले भाई, फिर पक्की पकाई खीर आपके सामने है। लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कोई मुश्किल नहीं है भाई। लॉज ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहला लॉ ये क्या करती है, देखें, ये प्रिवेंट करती है किसको, मोशन को। ओ भाई कैसे, भाई एक बॉडी मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन उसको मूव करने से रोकेगी। बस इतना ही है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो हमेशा जो मोशन होती है उसके अपोजिट होती है। क्या मतलब है कहने का, ओ भाई सिंपल ये है कि जिस समत में आप फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को तो आप अप्लाइड फोर्स बोलेंगे, तो जो फ्रिक्शन होती है वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होती है। तो पहला लॉ ये है, आपने इसको गौर से देख लेना है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो अप्लाइड फोर्स के हमेशा अपोजिट होती है। इस बात को अपने माइंड में आप बिठा लेंगे। क्लियर। दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पे कहता है जी आपने पढ़ लेना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द फोर्स टेंडिंग टू प्रोड्यूस मोशन। ओ भाई वेरी सिंपल बात है, जितना आप आगे खींच के ले जाएंगे उतनी क्या होगी, उसमें फ्रिक्शन जो है वो जनरेट होती है। टेंडिंग टू प्रोड्यूस मोशन, जितनी मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए आप फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट उतनी ही क्या होगी, फ्रिक्शन होगी, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब कहता है कि अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, हाँ अब ये दूसरा लॉ है, अब आपने इसको देखना है। यहाँ पे कहता है अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है एरिया से, एरिया और शेप ऑफ द सरफेस इन कंटेक्ट।
प्रोवाइडेड द नॉर्मल प्रेशर रिमेन अनचेंज। ये एक आप इसको एक जो है वो एक्सेप्शन मान लें। अगर आप छोटे लेवल पे डील करें तो ये एरिया का इफेक्ट भी आता है। तो ये एक आइडियल केस है कि हमने यहाँ पे ये मैं कंसीडर किया हुआ है कि जी एरिया पे डिपेंड नहीं करती, एरिया पे डिपेंड नहीं करती और शेप पे भी डिपेंड नहीं करती। डिपेंड किस पे करती है? नॉर्मल रिएक्शन पे, कि जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। तो नॉर्मल रिएक्शन अभी आप पढ़ के नहीं आए? ओ भाई, ये जो ऊपर आपने दो कंपोनेंट बनाए हैं यही तो नॉर्मल रिएक्शन है। तो जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतनी ज्यादा क्या होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन का वो जो रिएक्शन है उसका कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन। तो ये सिंपल जो है आपने यहां से देखते जाना है। असल मजा तो आएगा जब हम केसेस पढ़ेंगे। तो ये दूसरा, पहला क्या पढ़ा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन के, मतलब अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होती है। और दूसरा क्या पढ़ा कि इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया एंड शेप होती है, बट इट इज डिपेंडेंट अपॉन नॉर्मल कंपोनेंट। इट इज डिपेंडेंट अपॉन नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन, कि आप सॉरी ऑफ रिएक्शन, कि आपके पास जो रिएक्शन का नॉर्मल कंपोनेंट है उस पे ही डिपेंडेंट होती है। और कैसे डिपेंडेंट होती है भाई? उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो यहाँ पे म्यू आएगा, ये वाला म्यू, ये वाला मियाऊ वाला, ये म्यू। तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये किस पे डिपेंड करता है? ये नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। हर सरफेस के लिए डिफरेंट होता है और डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट सरफेसेस। तो ये आप जो है टेबल सर्च भी कर सकते हैं, आपको टेबल मिल जाएगा कि डिफरेंट सरफेसेस के लिए जो म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। ये आपको 9th की बुक में फ्रिक्शन वाले टॉपिक में भी मिल जाएगा एज आई थिंक। अच्छा जी, इसके बाद अब यहाँ पे वही बात करता है, व्हेन मोशन टेक्स प्लेस द फ्रिक्शन स्टिल अपोजेस द मोशन। पे जब मोशन में बॉडी चला भी जाएगा फिर भी क्या करेगी? अपोज करती रहेगी। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बट स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। सिंपल ये है कि ये ऐसा नहीं है कि आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो उससे बढ़ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। इसका सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी नॉर्मल रिएक्शन के साथ होती है, जैसे मैंने आपसे पहले डील किया। अगर तो फिर इससे क्या आपने रिजल्ट निकाला? सिंपल, कि भाई जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात होगी इट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चेंजेस ओनली व्हेन नॉर्मल रिएक्शन चेंजेस। इसका और किसी पे भी डिपेंड है नहीं करती है। यहां तक आपने बात को याद रखना है। लेकिन यहाँ पे इसने एक पॉइंट लिखा है, कहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है जब बॉडी मोशन में चला जाए। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है ये आगे पढ़ते हैं। ये फ्रिक्शन की टाइप है, इसको अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। जरा इसको माइंड में आप रखिएगा। तो आगे हम जा रहे हैं डायरेक्ट टाइप्स ऑफ, ये कौन के बाद यस, तो फौरन से टाइप्स आ जाएंगे। तो एक मिनट इसके साथ मिला के पहले टाइप्स पढ़ ले और फिर हम वापस आते हैं। देखें जी, टाइप्स में दो तरह की होती हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक डायनामिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक तो आपको पता है साकिन, रेस्ट में, इसका मतलब जब बॉडी रेस्ट में होगा उस वक्त जो फ्रिक्शन होगी उसको आप क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, और जब बॉडी मोशन में होगा, 9th का चैप्टर नंबर 3 आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डायनामिक्स से, तो क्या है? मोशन को डील करती है, वैसे भी मैकेनिक्स की ब्रांच है। अच्छा जी, तो क्या है जी कि आपके पास अब स्टैटिक की दो टाइप्स होती हैं। इनको थोड़ा सा देख लें आप, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रैक्शन का कंसेप्ट भी आपको मिल जाएगा। देखें क्या मतलब है। मतलब ये है कि बॉडी पड़ा है, उस रेस्ट की हालत में उस बॉडी जिस 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 भी बॉडी के साथ दूसरा बॉडी इन कांटेक्ट है उनके दरमियान एक फ्रिक्शन होगी, उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फिर क्या होती है? भाई आपने पढ़ा कि जब लेट सपोज यहाँ पे आपके पास है एक क्या है, यहाँ पे आपके पास एक बुलाक पड़ा है, एक क्या पड़ा है? बुलाक पड़ा है। अब आप क्या कर रहे हैं? आप उस बुलाक को यहाँ से फोर्स लगाते हैं और क्या करते हैं? खींचते हैं। अब जब आप खींचेंगे तो मैंने क्या भी क्या कहा था कि जो अप्लाइड फोर्स होती है और जो फ्रिक्शन है आपस में अपोजिट होती हैं और आपस में अपोजिट होती है। चलें जी,
अब यहाँ पे क्या होगा, आप आगे खींचेंगे, फ्रिक्शन पीछे खींचेगी, आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे। वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे अगर आप अब थोड़ी सी भी फोर्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बॉडी मोशन में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये कि आपने फोर्स लगाई 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 और आप एक खास वैल्यू पे पहुंच गए, और वो वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो बॉडी मोशन में चला जाएगा, तब तक बॉडी रेस्ट में है। तो वो जो मोशन से पहले, जस्ट बिफोर स्लिपिंग, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उसको आप बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां तक बात समझ आ गई। ऑर्डिनरी, जो वैसे आप जब बॉडी रेस्ट में है, आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे, उस वक्त जो स्टैटिक फ्रिक्शन की ये टाइप ऑर्डिनरी फ्रिक्शन कहलाती है। लेकिन जब आपने फोर्स लगाना स्टार्ट कर दी और आप उसको वहां तक ले गए कि उसके बाद अब बॉडी डायरेक्ट मोशन में चला जाएगा, तो उस टाइम जितनी भी फ्रिक्शन की वैल्यू होगी भाई वो मैक्सिमम होगी ना। उसके बाद जैसे मोशन में चला जाएगा तो फिर तो आपके पास फ्रिक्शन कम हो जाएगी। देखिए, क्योंकि जब कोई बॉडी रेस्ट में होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, उसको मोशन में लाना मुश्किल होता है। उसमें क्या होता है, उसको मोशन में लाना मुश्किल होता है, और जब वो मोशन में आ जाता है तो फिर वो चलता जाता है। जैसे लेट सपोज एक कार खड़ी है, कोई ट्रैक्टर खड़ा है, आप उसको धक्का लगा रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब वो मोशन में चला जाएगा तो फिर आप ऐसे हाथ रख के बस उसको आगे थोड़ा थोड़ा धक्का लगाएंगे, वो चलता जाएगा। क्या मतलब है, इससे रिजल्ट क्या निकाला कि भाई जो मोशन के दौरान, ड्यूरिंग मोशन जो फ्रिक्शन होती है वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। क्लियर यहां तक। अब स्टैटिक क्या है, जब बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में जो फ्रिक्शन होगी दो बॉडीज के दरमियान वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। तो ये आप यहाँ पे देख ले, इसमें बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं है, जस्ट बॉडी पड़ा है। अच्छा जी, लिमिटिंग भी उसने आपको लिख के दे दी है कि व्हेन बॉडी इज इन कांटेक्ट विद सम अदर बॉडी एंड अ बॉडी इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग, जस्ट मूविंग, मूव करने ही वाला था, उस वक्त जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर। इसको मजीद आप यहाँ पे रीड कर लीजिएगा। डायनामिक फ्रिक्शन, भाई जस्ट जब बॉडी मोशन में होगा, भाई जब बॉडी मोशन में होगा तो उस वक्त जितनी भी फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो डायनामिक फ्रिक्शन कहलाएगी। ये आपने देख लेना है, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, तो मैं इन पे टाइम जाया नहीं करना चाह रहा। स्मूथ फ्रिक्शन, स्मूथ कंटेक्ट, क्या मतलब है, जब दो बॉडी आपस में आए और वो बिल्कुल स्मूथ हों, तो जब वो आपस में टच करेंगे, इन कंटेक्ट में आएंगे, उनके दरमियान जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन एक बात माइंड में रखना कि कोई भी बॉडी परफेक्ट स्मूथ नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछता है क्या कोई बॉडी परफेक्ट स्मूथ हो सकता है, नो, ये एक आइडियल केस है जिसमें हमने फ्रिक्शन को जीरो माना है। अदरवाइज आपके पास हर एक बॉडी जो है वो फार अवे फ्रॉम है परफेक्ट स्मूथ है। तो परफेक्ट स्मूथ कोई भी नहीं हो सकता। आपके पास व्हाइट बोर्ड जिस पे आप राइट करते हैं, आपको तो स्मूथ दिखाई देता है ना, लेकिन जब उस पर लिखा जाता है, अगर उस पर लिखना पॉसिबल है तो इसका मतलब भाई उसमें फ्रिक्शन है। अगर लिखना पॉसिबल ना होता तो फिर फ्रिक्शन ना होती। क्लियर। अगर लिखा जा रहा है इसका मतलब वहां पे फ्रिक्शन है। तो आप यहाँ से जो है वो ये रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं कि नो बॉडी इज परफेक्टली स्मूथ। क्लियर यहां तक। इसके बाद रफ की बात करेंगे तो रफ में वेरी सिंपल है कि जब दो बॉडीज इन कंटेक्ट में आएंगे तो फिर क्या होगा, उनके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो नहीं होगी, तो वो बॉडी क्या कहलाएंगे, रफ रफ सरफेसेस, या वो कंटेक्ट क्या कहलाएगा, रफ कंटेक्ट। यहां तक बात समझ आ गई। इसके बाद हम वापस जाते हैं, दो डिफाइंस अपनी करनी है, उसके बाद अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो यहां से देखें एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एक बात आप पहले यहां पे समझ लें। देखें डियर स्टूडेंट, लेट्स सपोज अब मैंने मान लिया कि मेरा ये रिएक्शन है। देखिए यहां जो बना खड़ा है, मैंने ये वाला रिएक्शन ड्रा किया, ये वाला। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या ड्रा कर दिया जी, यहाँ पे मैंने ये फोर्स ड्रा कर दिया। ठीक है। अब ये वाला जो रिएक्शन है नॉर्मल, इसको असल होना तो यहाँ चाहिए, हमने इसको इधर लिखा हुआ है, असल में ये वाला रिएक्शन है। ठीक है। तो आपके पास ये आर हो गया, नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन एफ है, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है जो कैपिटल आर है। देखिए आर बार भी इसको बोल सकते हैं।
तो अब यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल है, उस एंगल को हम थीटा कहेंगे। अब देखें, लेट्स सपोज आप ये कहते हैं कि मैं एफ बढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एफ को बढ़ा रहा हूँ। भाई एफ के बढ़ाने से इस रिजल्टेंट वेक्टर और आप इस जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसके दरमियान एंगल की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब आपके पास एक वो पार्टिकुलर सिचुएशन, एक वो जो है आपके पास ऐसी सर्टेन वैल्यू ऑफ एफ, सर्टेन वैल्यू ऑफ एफ, गौर से सुनना, सर्टेन वैल्यू ऑफ एफ, कि एफ की वो खास वैल्यू जिस पे जब एफ क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो फिर ये जो एंगल होगा इसको मैं मान लूंगा ये है लैम्डा। ये क्या है, यहाँ पे जो इसने लैम्डा मेंशन किया हुआ है ये वाला एंगल। अब गौर से देखिए मैंने क्या कहा कि ऐसे अगर एंगल बनता तो मैं उसको थीटा मानता, लेकिन जब मैं एफ को बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया और मैं एफ को मैक्सिमम पे लेके गया, उस वक्त जो रिजल्टेंट के साथ एंगल बन रहा था उसको नाम दिया लैम्डा का, और इस एंगल को बोलते हैं, इस एंगल को क्या बोलते हैं भाई, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यहां तक आप इस बात को समझ चुके होंगे। देखें अब जब मैं यहां पे ले गया तो अब क्या है, मेरे पास दो चीजें हैं, मेरे पास क्या है, दो चीजें, कौन कौन सी, एक तो मेरे पास फोर्स है और एक मेरे पास क्या है, आर है। एक मेरे पास क्या है, फोर्स। अब देखें ये जो एंगल लैम्डा है इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का नाम देते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखें यहाँ पे हम टेन निकालते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेन निकालते हैं। अब टेन कैसे निकलेगा भाई, हम एक इसके यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाएंगे, और ट्राइंगल में क्या होगा कि आपके पास जो है परपेंडिकुलर होगा, बेस होगी और हाइपोटेनस होगा, तो ये एक एंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एक एंगल। तो अगर मैं यहाँ पे टेन लैम्डा लूंगा तो वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एफ और बेस क्या है हमारे पास, आर है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, एफ है, और बेस हमारे पास क्या है, आर है। लेकिन एक बात याद रखना, आप इसको जैसे ले रहे हैं तो यहाँ पे आप एफ को परपेंडिकुलर मान के चल रहे हैं। ये आप ये गौर से देख लें, कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, एफ को बेस मानते हैं, तो यहाँ हम इसको बेस नहीं मान रहे, हम इसको परपेंडिकुलर मान रहे हैं। क्लियर, हम इसको परपेंडिकुलर मान रहे हैं और आर को बेस मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखें अब कब होगा ये लैम्डा, जब एफ क्या बन जाएगी, म्यू आर के इक्वल, जिसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो खास वैल्यू है, तो अब ये आपके पास म्यू आर है। जब ये म्यू आर हो जाएगी ये एफ, तब ये एंगल थीटा बन जाएगा लैम्डा। क्लियर, और यहाँ पे अब आर आर से कैंसिल, और टेन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, और म्यू लैम्डा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो याद रखना है कि आपके पास जो टेन लैम्डा होता है ये म्यू के इक्वल होता है। तो ये रिलेशन हम ये वहां पे आगे जो है हमारे जो थ्योरम होंगे, केसेस होंगे, वहां पे हम यूज भी करेंगे। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे कौन का भी कंसेप्ट है कि आपके पास कौन ड्रॉन, जो आपने कौन जो है वो कौन एक सेक्शन में जो आप क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर मैथ में पढ़ते हैं, सॉरी सेकंड ईयर मैथ में 6th चैप्टर में, तो वहां पे भी कौन है, तो कौन ड्रॉन विद इट्स वर्टिक्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी। अब हुआ क्या कि हमारे पास दो बॉडीज थी ये, तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी एक इसका पोर्शन कट करके कोण बना ली, नीचे वाले के भी कोण बना ली। जहाँ पे ये कोण आपस में जो है वो दो पॉइंट मिलते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स। और याद रखना इसी पॉइंट को एपेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को एपेक्स भी बोलते हैं, पी पॉइंट को। कहते हैं इट्स एक्सिस अलोंग द कॉमन नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है ये वाला पॉइंट, अच्छा जी, कॉमन नॉर्मल एट पी एंड हुज सेमी वर्टिकल एंगल। अब देखें सेमी एंगल क्या मतलब है, हमने तो इसको तोड़ दिया, हमने तो इसको ब्रेक कर दिया, किसमें, दो पोर्शन में। अब ये जो एंगल है कोण का ये वाला, ये लैम्डा, कहता है ये जो एंगल है इसको बोलते हैं, अब सेमी एंगल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड द कोण ऑफ फ्रिक्शन। कि अगर इसका ये सेमी एंगल जो है
ये लैम्डा के इक्वल हो जाए तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, कोन ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक बात समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी ये चूंकि डिफाइन थी तो मैंने थोड़ी जल्दी भी की है ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, कि ये थोड़ा बेसिक लेक्चर था, तो आगे हम केसेस को स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपनी राय का वहाँ पे इजहार करें। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो नोट्स मिल जाएंगे। अगर कोई और क्यूरी जो है आपने किसी किस्म की भी डिस्कस करनी है तो फील फ्री टू आस्क, तो कोई इसमें इशू नहीं है, आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज।